गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आनंद आनंद आईएएस एकेडमी की तरफ से करंट अफेयर्स का दूसरा सीजन लेकर के आ रहा हूँ। 9 जुलाई 2026 का। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़िए और आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए काफ़ी होपफुल रहेगा। इसमें हम लोग डेली तीन तीन न्यूज़ का हिंदू से और डिफरेंट जगहों से निकाल करके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, उन न्यूज़ को निकाल करके उसका एनालिसिस आप लोग तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें वैल्यू एडिशन आपको देने का काम करते हैं, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ आए और आप सिलेक्शन कर सकें ना। आज का पहला न्यूज़ हमारा है क्वेश्चन सराउंडिंग द क्वाड फ्यूचर। क्वाड के फ्यूचर को लेके जो क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं वो क्या है? पहली चीज कि हम क्वाड को लेकर के बात करेंगे कि व्हाट इज क्वाड। तो यहाँ पे जिसको हमें समझना है, क्वाड को लेकर के बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव कब आया था? मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय आया था। और जिस समय आपको याद होगा कि 2007 में बराक हुसैन ओबामा इंडिया और जापान की विजिट करते हैं, उस समय उन्होंने एक सिक्योरिटी डायलॉग दोनों देशों के लिए बनाने का एक प्रस्ताव दिया था। वही बाद में जाकर के क्वाड बन जाता है। अभी न्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हुआ है क्या कि अमेरिका ने क्या किया है, तो अपना जो यूएस पैसिफिक कमांड है इसका नाम बदल, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है, इसका नाम बदल करके उसने फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है, जो कि उसको उसने रिवाइज कर दिया है। अब इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं इसमें नॉर्मली कि यूएस पैसिफिक कमांड के पीछे अभी भारत और अमेरिका के संबंध भी थोड़े तल्ख चल रहे हैं। इसको लेकर के भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदल करके यूएस पैसिफिक कमांड केवल कर दिया गया है। और जब से ये चीज हुई है तभी से लेकर के जो कुछ स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनका कहना है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्वाड, कि अब क्वाड के फ्यूचर के बारे में क्या क्या क्वाड कंटिन्यू करेगा, एंड वेदर इट बिकम अ स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म विद रियल आउटकम्स, क्या इसके रियल आउटकम्स होंगे और स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म बन पाएगा। यहाँ पे हम पहली चीज जिसको हम थोड़ा सा कंसर्न पे लेकर के काम करते हैं कि क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसके मेंबर्स हैं अमेरिका, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेचर है इसका इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। और इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई 2017 के बाद से। ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत के क्षेत्र को कंट्रोल करना। ये आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक मैप के द्वारा समझ सकते हैं। दिस इज आवर इंडिया, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस इज जापान एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। Quad represents 24% of the world population, 35% of the world's GDP and 18% of the global trade। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन तो है ही, साथ ही साथ इसके द्वारा चाइना को भी काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। कोविड के समय में चाइना को भी लगा कि नहीं, इनके बीच कुछ अच्छी पार्टनरशिप है, तो काफी हद तक चीजें सही भी रही थी। लेकिन अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जानते ही हैं कि कोई इसको परमानेंट रूप से कंट्रोल कर नहीं सकता है। तो अभी वापस में भारत और अमेरिका के रिलेशंस थोड़े तल्ख चल रहे हैं, तो उसका ये नतीजा है। अब इसके कंसर्न्स क्या है? यूएस पॉलिसी शिफ्ट। यूएस ने अपने पॉलिसी शिफ्ट ले लिए हैं कि उसका कमिटमेंट इंडो पैसिफिक को लेकर के था, लेकिन उसने मतलब अपना पॉलिसी शिफ्ट कर करके यूएस की तरफ सारी चीजें कर दी हैं। क्रिटिक्स चेंजिंग यूएस नेचर प्रायोरिटीज, यूएस ने अपने प्रायोरिटीज को चेंज कर लिए हैं। इसके बाद क्वाड अवॉइड्स नेमिंग चाइना। क्वाड में अभी तक कोई भी ऐसा मतलब इसको नॉर्मली कहा जाता था कि चाइना के अगेंस्ट बनाया गया है, लेकिन आज तक ना तो खुल करके अमेरिका ने नाम लिया कि चाइना का, ना तो इंडिया ने नाम लिया, ना तो ऑस्ट्रेलिया ने नाम लिया, ना तो जापान ने नाम लिया। और मेनली ये आसियान और इंडो पैसिफिक कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा इसमें दिक्कत क्या थी कि ये डायलॉग्स पे ज्यादा फोकस करते थे, डिफेंस वगैरह की चीजें इसमें कुछ से ही नहीं। क्लाइमेट पे फोकस हो रहा था, हेल्थ पे फोकस हो रहा था, टेक्नोलॉजी पे फोकस हो रहा था, सप्लाई चेन पे फोकस था। लेकिन जिस काम के लिए इंडिया को इसकी जरूरत थी डिफेंस को लेकर के, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही थी।
लैक्स है इसमें किसमें डिफेंस की ट्रिटी, कलेक्टिव मिलिट्री ऑब्लिगेशन, परमानेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इन चीजों की इसमें क्वाड में कमियां भी आ रही। इसके बाद क्वाड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? यदि आंसर राइटिंग में आएगा तो क्या लिखिएगा? मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के इंपॉर्टेंस रखता है, चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, टेक्नोलॉजीज को लेकर के इंपॉर्टेंस रखता है, सेमीकंडक्टर कॉपरेशन को लेकर के इंपॉर्टेंस रखता है, सिक्योर सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए और स्टेबल बनाने, इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल बनाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसके लिंकेजेस कहाँ कहाँ से हैं? यूएन क्लॉज, पहला है यूएन क्लॉज। जो हिंदू के रेगुलर पाठक हैं उनको आसानी से पता होगा कि यूएन क्लॉज क्या है। ये सी एग्रीमेंट है कि कितने देर, मतलब कितने दूर से आगे इंटरनेशनल सीमा है, मतलब कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्रीज के नॉटिकल माइल्स में डिवाइडेड है, कि इतने नॉटिकल माइल्स के बाद आप काम कर सकते हैं, इतने नॉटिकल माइल्स के बाद अलग दूरी है, इतने नॉटिकल माइल्स के बाद अलग दूरी है। देन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात इसमें आएगी, सागर प्रोजेक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जो कि बेसिकली ये मतलब आप एशियन कंट्रीज और सार्क कंट्रीज को, एशियन नहीं भी सार्क कंट्रीज को मेजर मतलब सेटेलाइट वगैरह की चीजें प्रोवाइड करवाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आएगी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुकिस्ट का नया नाम है, जो कि हम एशियन कंट्रीज के लिए लेकर के चलते हैं, और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भी इसके पार्ट है। ठीक है, अब चैलेंजेस हैं, और यूपीएससी के लिए आप लोग के लिए वैल्यू एडिशन है। चैलेंजेस क्या है? नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, क्वाड का अपना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई डिफेंस ट्रीटी अभी तक भारत अमेरिका और किसी देश के बीच चाइना के खिलाफ या वैसे भी नहीं हो पाई। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग चल रहा है वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का भी अभाव है कि सभी मिल करके डिसीजन में। फंडिंग कॉन्स्टेंट, कोई प्रोजेक्ट यदि चालू करेंगे तो उसके लिए फंड कौन करेगा, उसकी दिक्कत है। हर देश के अपने अपने प्रायोरिटीज हैं, एंड चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, और इस पूरे के पूरे रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है। ये मेजर चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, expand critical minerals partnership, improve defense interoperability, extend supply chain, promote AI and emerging technologies, and support ASEAN countries। ये सब आप वे फॉरवर्ड में डालेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस को बढ़ावा देना चाहिए जिससे क्वाड स्ट्रेंथन हो सके, क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सप्लाई चेन्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, एआई और इमर्जिंग टेक्निक्स का यूज होना चाहिए, और आसियान सेंट्रलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखा है ये क्वेश्चन, ये देखिए पहले। क्वाड को लेकर के, इट कंप्राइजेज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएसए, सही है। इट प्रमोट्स फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ये भी सही है। इट इज अ मिलिट्री अलायंस सिमिलर टू नेटो, ये गलत है। ठीक है, इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2। इसके बाद जो आपका दूसरा न्यूज है, एआई गवर्नेंस एंड अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। एआई गवर्नेंस किस तरीके से ग्लोबल साउथ का वॉइस बन रही है, कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ। ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपका? जीएस पेपर 2 आईआर वाले पार्ट में, bilateral, regional and global groupings, India, its effect on policies and developed countries on India's interest। जीएस पेपर 3 में बनेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ एंड व्हाट इज ग्लोबल नॉर्थ। जब हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं
तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है। इससे ऊपर के जो कंट्रीज हैं दे आर कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ। व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंट कंसेंसस? दे आर कॉल्ड ग्लोबल नॉर्थ बिकॉज दे आर डेवलप्ड, विकसित हैं, टेक्नोलॉजिकली रीच है, कल्चरली हाई है। और ग्लोबल साउथ दे आर डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, बहुत सारे डेवलप कर रहे हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, अपनी अपनी दिन के कंसर्न्स हैं। और इनके बीच हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायलॉग्स वगैरह होने की बात होती है। नॉर्थ के कंट्रीज कहते हैं हमें नुकसान है, तो ये साउथ वाले अपने टेक्नोलॉजी पैसे अपने अपने सबके कंसर्न्स हैं, इसी को कहा जाता है नॉर्थ साउथ डायलॉग। ये आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट भी है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बच्चे पीएसआईआर ऑप्शनल कर रहे हैं वहां भी उनको ये चीजें पढ़नी है। अब इसको आप लिंक कहाँ करिएगा? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले कि इंडिया में एआई इम्पैक्ट सबमिट हुआ था, काफी इम्पोर्टेंट रहा। ये अपने आप में क्या था? एक पैराडाइम शिफ्ट रहा। क्यों पैराडाइम शिफ्ट रहा? क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि 2023 से ये समिट शुरू हुआ है, 2024 सियोल में होगा, 2025 पेरिस में होगा, ठीक है, और 2026 इंडिया में होगा। इस तरीके से ये समिट अपने आप में एक मतलब ये कह लीजिए कि इम्पैक्ट एआई समिट इम्पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ ये ग्लोबल डायलॉग्स को प्रमोट कर रहा है। जिस ग्लोबल डायलॉग्स के माध्यम से यूएन ग्लोबल डायलॉग जो कि जेनेवा में हुआ था, उसको उसकी चीजों को ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है और एआई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के का काम कर रहा है। आपने अभी अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पीच सुना होगा। कई जगहों पे नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल साउथ वर्ड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एआई गवर्नेंस को लेकर के ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव के इश्यूज क्या है? सबसे पहला है मिडिल पावर डायलेमा। ये मिडिल पावर डायलेमा क्या है? इंडिया शिफ्ट कर रहा है मिडिल पावर के तरफ, जिसको कि ये कैपिटल और एक्सेलरेट डोमेस्टिक एआई यूज के केसेस को ये चीजें बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टैक्स सिलिका जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अपने इनिशिएटिव हैं, ये नॉर्मली क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्टेन्स सॉलिटरी विद द ग्लोबल साउथ, ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं। और इंडिया का चूंकि साउथ में कद बढ़ रहा है, तो ये मिडिल पावर के रूप में अपने आप में इसका इमरजेंस हो रहा है। तो जो बहुत सारे नॉर्थ के कंट्रीज हैं इसको मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे हैं, इसी की वजह से डायलेमा वर्ड यूज है। देन है प्रेडेटरी एक्सट्रैक्शन। अब जब आप एआई बनाइएगा तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। और ये रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन आप करेंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाएंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए? सप्लाई चीप लेबर चाहिए, डेटा लेवलिंग की चीजें चाहिए, इसके बाद फिर लैंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। और इसके बाद हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग आपका बूस्टअप होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यूज आपके सही होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें अमेरिका के पास में है, इंडिया के पास में ये चीजों की कमी है, हमारे पास ये चीजों की कमी है। ये भी अपने आप में एआई गवर्नेंस के लिए एक अपने आप में कंसर्न है। तीसरा है डोमेस्टिक हार्म रिमोट रिस्क। व्हाट इज दिस? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये एग्जिस्टेशनल साइंस थ्रेट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ फेसेस इमीडिएट थ्रेट्स। जो ग्लोबल साउथ है इसके पास इमीडिएट थ्रेट्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है, लोकलाइज एल्गोरिथम बायस है, लॉस ऑफ डेटा है, डेटा प्राइवेसी की चीजें हैं। इसके बाद अनऑथराइज्ड स्क्रैपिंग है, इंडिजिनस नॉलेज डेटा सेट्स हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के इनके पास अलग दिक्कतें हैं साउथ वालों को लेकर के, जो कि डेटा की चीजों को लेकर के दिक्कत करेगा। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इंडिया के लिए? वे फॉरवर्ड क्या होगा? स्टिच द फ्रैक्चर्ड एजेंडा। इंडिया मस्ट यूटिलाइज इट्स यूनिक पोटेंशियल हेफ्ट
massive domestic market and technical capacity to lose a fractured global policy space. जो ग्लोबल पॉलिसी स्पेस है इसको इंडिया भरने की कोशिश करे। दूसरा है रिसोर्स पूलिंग। हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स पूल कर सकते हैं। प्रमोट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इन द ग्लोबल साउथ टू पूल डेटा, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरपीरिएबल स्टैंडर्ड्स एंड शेयर टेक्निकल प्रोटोकॉल्स। इन चीजों को हम रिसोर्स को हम पूल कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक पर्पस एआई को यूज कर सकते हैं। पाइवोट फ्रॉम बीइंग merely a destination for a foreign investment to a model champion domestic infrastructure rooted in user safety, strategic autonomy and local value accrual। ये सारी चीजों को हम यूज करके पब्लिक पर्पस के लिए एआई को यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए वे फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, with the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following। AI क्या क्या कर सकता है। पहला है bring down electricity consumption in industrial units, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electrical energy। अब खुद सोचिए, सरल सा क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे बिजली के कंजम्पशन को तो ये आसानी से कम कर देगा। शॉर्ट वीडियो स्टोरीज को बनाने का कोई मतलब नहीं है। डिजीज को डायग्नोज कर देगा, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर देगा। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आंसर बनेगा हमारा 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है। और तीसरा न्यूज जो आज का है, इन इंडिया वोटिंग कैनॉट रिमेन मेयरली ए स्टैट्यूटरी राइट। ये हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं एस.वाई. कुरैशी, उनका आर्टिकल है कि भारत में केवल और केवल वोटिंग को स्टैट्यूटरी राइट नहीं रहने देना चाहिए। ये कहां पर काम करेगा, जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वहां ये काम करता है। ठीक है। साथ ही साथ इसका एवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट। डिबेट क्या है इसका, वोटिंग शुड एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज एज अ फंडामेंटल। वोटिंग को कैसा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, फंडामेंटल, मौलिक अधिकार के रूप में। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल क्या है, लीगल राइट। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट और लीगल राइट को लेकर के डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट होगा तो आर्टिकल 32 के द्वारा जो दिए गए प्रोविजंस हैं उन सब का हम यूज कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टोवेरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंट। लीगल राइट यदि है तो हम इन चीजों का किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी लीगैलिटी तक ही चीजें क्लियर रहें। ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि Supreme Court of India maintains the right to vote is not a fundamental right but purely a statutory। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि ये अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं होगा, स्टैट्यूटरी राइट होगा, जो कि लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा कानून बना के जो तय किया गया। अब यहीं पे इवॉल्विंग पैराडॉक्स एक चल रहा है कि नॉर्मली पिछले 2 दशकों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे जो इसके फैसेट्स हैं, मतलब इसके ये कह लीजिए कि जो इसके कंसर्निंग चीजें हैं उसको लेकर के, जैसे नोटा के यूज को लेकर के, ठीक है, उसके बाद नोटा की लीगैलिटी तो खैर नहीं बनाई गई, उसके बाद आप देख सकते हैं वीवीपैट मशीन्स को लेकर के, इन चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे टाइट हो रही है कि इन चीजों का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना चाहिए।
तो यहीं पे बात उठती है कि सारी चीजें तभी सही है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या राइट टू वोट अपने आप में एक स्टैट्यूटरी राइट ही रहेगा? इस पे कुछ काम नहीं होना चाहिए, इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जाना चाहिए। दिस इज द मेजर कंसर्न। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ की जजमेंट्स हैं। पहला है स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी राइट्स के रहने देने के लिए एनपी पुन्नस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर 1952 एंड ज्योति बसु वर्सेस देवी घोषाल 1982। इसमें क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा a right to elect and be elected is a purely statutory right flowing from representation of people act subject to statutory limitations। जीतना और किसी को इलेक्ट, जीत जाना या किसी को जिता देना, इलेक्ट करना या जिता देना, ये दोनों ही क्या है? स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। और ये राइट्स कहाँ से मिलते हैं हमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हमें ये राइट देता है। वहीं पे कुलदीप नैयर पत्रकार हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, वो क्लियर कहता है डेमोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, द इंडिविजुअल राइट टू वोट फ्लोज स्ट्रिक्टली फ्रॉम लेजिस्लेशन। इसीलिए डेमोक्रेसी के लिए इंडिविजुअल्स के जो राइट टू वोट हैं, इसके लिए स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। अब यहीं से फेज 2 शुरू होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग द पोल प्रोसेस। पूरे के पूरे पोलिंग के प्रोसेस को कानूनी स्वरूप देने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे पहला आएगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। ये 2002 का मामला है, 2002 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल करती है कि राइट टू नो द क्रिमिनल एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, ये कहता है कि हर आदमी को ये जानने का अधिकार है कि जो उसका कैंडिडेट है उसका क्या बैकग्राउंड है, क्रिमिनल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, कौन कौन से एसेट्स हैं, ये सारी चीजें जानकारी देनी आवश्यक है। ठीक है, तो दूसरा इसका कानून बनेगा पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहती है कि while the right to vote is a statutory, the freedom of voting, making an informed choice is a fundamental right under Article 19(1)(a। कि राइट टू वोट क्या है? स्टैट्यूटरी है, इसीलिए फ्रीडम ऑफ वोटिंग ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। तीसरा जजमेंट 2013 में आता है, जो नोटा का जजमेंट था। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है कि रजिस्टर नन ऑफ द एबव वोट एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। कि जहां कहीं भी जनता को ऐसा लगेगा कि कोई भी इसमें सही नहीं है, तो नोटा अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होगा, जो कि रूल किया जाएगा 19(1)(a) के अंतर्गत। सेक्रेसी ऑफ बैलेट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। और ऐसा कैसा हुआ? इसके लिए नॉर्मली सेक्रेसी ऑफ बैलेट है, उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, या वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, चौथा केस इसका आएगा अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का। इसमें अजय रस्तोगी थे। इन्होंने कहा कि expressly favored recognizing vote as a fundamental right. The major judgment also increasingly referred to voting as a constitutional right rather than mere statutory one। इन्होंने, अजय रस्तोगी ने अपने अलग ओपिनियन रखते हुए ये क्लियरली कहा कि राइट टू वोट अपने आप में फंडामेंटल राइट होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, केवल स्टैट्यूटरी राइट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर आपके वैल्यू एडिशन की चीजें हैं। पहला वैल्यू एडिशन है आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है? इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। किस पर बेस होगा? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पर ये बेस्ड होगा।
यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या हो गया? एवरी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल लायबल फॉर वोट। द सोर्स ऑफ दिस एंटाइटलमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। संविधान खुद से इसका मतलब ये कह लीजिए कि इसके लिए लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है। और हमने देखा कि इसके लिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 साल की एज को घटा करके 18 साल कर दिया गया। दूसरा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये हम सभी को पता है, केशवानंद भारती के केस में 1975 में इसको दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद इंदिरा नेहरू, राजनारायण 1975, डेमोक्रेसी एंड फेयर इलेक्शन की चीजों को इसमें बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत माना गया। तीसरा है द कोर आर्गुमेंट। If democracy is a part of the basic structure and elections are indispensable to democracy, treating the citizens' right to vote as a statutory privilege can easily be stripped away by ordinary legislation in democratically incongruous। ये हम देखते हैं कि यदि डेमोक्रेसी अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है और जनता का वोट देना केवल स्टैट्यूटरी प्रिविलेज है, तो अपने आप में ये दिक्कत कर सकता है, इनकॉन्ग्रुअस हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट होता तो एक दूसरे के पैरेलल होता है, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। तो चूंकि यदि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो जनता का जो वोटिंग है ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए। जुडिशियल रिव्यू होनी चाहिए इस चीज की। आगे क्या कहेंगे, इस चीज की जुडिशियल रिव्यू होनी चाहिए, जहाँ जाकर के पता लग सके कि कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए या फंडामेंटल होना चाहिए। इसके बाद बैलेंसिंग रेगुलेशन एंड राइट, जो रेगुलेशन और राइट्स हैं इसको बैलेंस किया जाना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट इसके लिए प्रॉपर तरीके से क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, प्रोसीड्यूर्स, इन सारी चीजों को वो प्रॉपर तरीके से जांच ले, सारा एक बना ले, फॉर्मेट बना ले, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल राइट्स इसको बनाए जाने की आवश्यकता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्ट इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट। क्या आंसर लगाइएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, कानून के द्वारा दिया गया संविधान हमें अधिकार देता है, मौलिक अधिकार नहीं है। प्राकृतिक अधिकार का तो अभी कंसेप्ट ही नहीं है। 16वीं शताब्दी समय के 1716 एंड 17 सेंचुरी के जो राइट्स हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल राइट्स। लीगल राइट जो कानून के द्वारा दिए जाता है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अभी लीगल राइट है। तो यहाँ पे वोटिंग का राइट क्या है? अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, एंड फॉर टुडे थैंक यू। हमारी कोशिश होगी कि हम सभी, हमारी टीम और मैं, पर डे आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लेकर के आऊं जिससे आपको पेपर करने में और यूपीएससी करने में हमारी तरफ से कुछ मदद मिल सके। आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए हमारे वीडियोस को। धीरे धीरे करके आपको स्टैटिक पोर्शन की भी चीजें मिलने लगेगी। थैंक यू।